हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो कि आज के टाइम पे आपके एग्जाम में एमसीक्यू और एसएक्यू दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के नाम से आते हैं। 20 एमसीक्यू आते हैं हमारे एग्जाम में और 20 एसएक्यू आते हैं। तो जो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज मैच द फॉलोइंग। अगर वो आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो एसएक्यू में पूछ सकता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे पास यहां पे 13 सेट्स गिवन है मैच द फॉलोइंग के। आज हम वो कंप्लीट करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। पहला मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में सबसे पहले लिखा हुआ है लेवरेज। लेवरेज क्या कोई कंट्रोल लिमिट है या फिर लेवरेज में इन्फ्लुएंस ऑफ वन फोर्स ओवर अनदर देखा जाता है। अगर आप ध्यान से याद करोगे लेवरेज के चैप्टर में होता क्या था, तो लेवरेज के चैप्टर में सर हम देखते हैं अगर सेल को 5% से इंक्रीज कर दिया जाए ईबीआईटी में कितना चेंज होगा। अगर हमारा ईबीआईटी 10% से डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता है, मेरे ईबीटी पे, ईएटी पे, ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा। मेरी सेल्स में अगर से एग्जांपल 10% का इंक्रीज हो जाता है तो मेरे ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा। मतलब लेवरेज में आप देखते हो कि एक फोर्स का बाकी फोर्स पे, एक फोर्स का दूसरे पे क्या इंफ्लुएंस होता है। तो लेवरेज को आप मैच कर सकते हो बी के साथ, 1 को आप मैच कर सकते हो बी के साथ। इसके बाद है स्टोकास्टिक मॉडल। स्टोकास्टिक मॉडल दैट इज कैश मैनेजमेंट में स्टोकास्टिक मॉडल कवर होता है और उसमें हम कंट्रोल लिमिट्स देखते हैं। मिलरर मॉडल। मिलरर मॉडल क्या है? एक स्टोकास्टिक मॉडल है जिसमें हम लोअर अपर कंट्रोल लिमिट्स डिसाइड करते हैं, एलसीएल यूसीएल। तो सर स्टोकास्टिक मॉडल जो है दैट इज रिलेटेड टू कंट्रोल लिमिट्स। सेकंड को आप मैच कर सकते हो ए के साथ। कॉमर्शियल पेपर। सर कॉमर्शियल पेपर जो होते हैं वो डिस्काउंट पे सेल किए जाते हैं और जो फेस वैल्यू होती है उस पे वो मैच्योर होते हैं। तो कॉमर्शियल पेपर को आप मैच कर सकते हो सोल्ड एट डिस्काउंट के साथ, सी के साथ। तो फैक्टरिंग क्या है? सर फैक्टरिंग के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसीवेबल को सेल करके शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करती है। तो फैक्टरिंग क्या है? रेज शॉर्ट टर्म फाइनेंस थ्रू रिसीवेबल्स। तो इसको आप मैच कर सकते हो डी के साथ। तो अपने को सिंपल नॉलेज होनी चाहिए। यही चीज आपसे एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, यही चीज आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछी जा सकती है, यही चीज आपको एज ए मैच द फॉलोइंग भी पूछी जा सकती है। एमसीक्यू में तो देखो एमसीक्यू ही आते हैं 4 ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन ये भी बन सकता है लिवरेज इज रिलेटेड टू, ये 4 ऑप्शन हो ए बी सी डी, अपने को सही चूज करना हो। तो इंपॉर्टेंट तो है अपने लिए मैच द फॉलोइंग भी। सेकंड सेट है कॉलम 1 में लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट कैपिटल बस्टिंग से कोई रिलेशन है? आंसर इज नो। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई फॉर्मूला होता है सर नेट सेल्स अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स? आंसर इज नो। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट का AS3 से कोई रिलेशन है? सर यस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का नाम ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो आप 1 को मैच कर सकते हो सी के साथ। नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का सर फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आप सेकंड को मैच कर सकते हो डी के साथ। पेबैक पीरियड। सर पेबैक पीरियड एक मेथड होता है कैपिटल बस्टिंग का, आप इसको मैच कर सकते हो कैपिटल बस्टिंग के साथ ए। और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स। तो फोर्थ को आप मैच कर सकते हो बी के साथ। फोर्थ को आप मैच कर सकते हो बी के साथ। नेक्स्ट वन थर्ड सेट है मैच द फॉलोइंग का लिक्विड रेशियो। क्या लिक्विड रेशियो एक ऑपरेशनल स्टेटमेंट होता है? सर लिक्विड रेशियो कोई स्टेटमेंट नहीं होता। क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। सर यस, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। 1 को आप मैच कर सकते हो बी के साथ। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऑपरेशनल स्टेटमेंट होता है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट को आप ए के साथ मैच कर सकते हो, ऑपरेशनल स्टेटमेंट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या परमिसिबल फाइनेंस है या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो इज जीरो? सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे एनपीवी 0 होता है और एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। तो आप आईआरआर को मैच कर सकते हो डी के साथ। टंडन कमेटी।
सर वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में टंडन कमेटी हमें बताता है परमिसिबल फाइनेंस, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल के लिए कितना फाइनेंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम अलाउड है। हम एमपीबीएफ बोलते हैं मेनली, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो टंडन कमेटी को आप मैच कर सकते हो सी के साथ, दैट इज परमिसिबल फाइनेंस। इसके बाद नेक्स्ट सेट आता है फोर्थ सेट, मैच द फॉलोइंग का। कैपिटल बस्टिंग, क्या कैपिटल बस्टिंग एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? सर आंसर इज नो। क्या कैपिटल बस्टिंग का फॉर्मूला है कोई एनओपीएटी अपॉन में सेल्स इनटू सेल्स अपॉन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? आंसर इज नो। क्या कैपिटल बस्टिंग कोई कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है? सर अगेन आंसर इज नो। क्या कैपिटल बस्टिंग में हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बिटवीन बैलेंस शीट देखते हैं? आंसर इज नो। क्या कैपिटल बस्टिंग का कोई फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लो? सर आंसर इज नो। ये फॉर्मूला होता है बट पेबैक पीरियड का फॉर्मूला होता है। क्या कैपिटल बस्टिंग एक फंक्शनल एरिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? सर आंसर इज यस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक एरिया है, फंक्शनल एरिया है कैपिटल बस्टिंग। क्योंकि हम बात करते हैं सर, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली तीन तरीके के डिसीजन लेने होते हैं। वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड वन इज डिविडेंड डिसीजन। तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसी के लिए तो कैपिटल बस्टिंग यूज किया जाता है। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ये जो एरिया है इसके लिए कैपिटल बस्टिंग यूज किया जाता है। तो आप कैपिटल बस्टिंग को मैच कर सकते हो एफ के साथ, दैट इज फंक्शनल एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर। जितने भी मैंने पॉइंट अभी तक पढ़े हैं ए से लेकर एफ तक, इनका तो कॉमर्शियल पेपर से मैं बात करूं तो सबसे पहला ही जो ऑप्शन है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कॉमर्शियल पेपर जो है वो एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप शॉर्ट टर्म फंड मार्केट से रेज कर सकते हो। तो आप कॉमर्शियल पेपर को मैच कर सकते हो ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के साथ। नेक्स्ट आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सर डेटर्स टर्नओवर रेशियो की मैं बात करूं तो फॉर्मूला लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो थर्ड को आप मैच कर सकते हो जी के साथ, जी के साथ। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में सेल्स इनटू सेल्स अपॉन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सेल्स से कैंसिल हो जाता है, फाइनल फॉर्मूला रह जाता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आरओआई को आप मैच कर सकते हो बी के साथ। फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? आंसर इज नो। सर डी है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। तो आप फंड फ्लो स्टेटमेंट को मैच कर सकते हो डी के साथ। एनपीवी, सर एनपीवी की अगर मैं बात करूं तो एनपीवी, सर एनपीवी कैलकुलेट करते वक्त मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये चला गया, कोई कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी नहीं है, ये भी नहीं है। एनपीवी का फॉर्मूला ये तो नहीं होता, ये हो गया, ये हो गया, ये भी नहीं होता, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एनपीवी कैलकुलेट करते वक्त हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट की जरूरत पड़ती है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम कौन से रेट के कंसीडर करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। तो आप एनपीवी को मैच कर सकते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, दैट इज जे के साथ। पेबैक पीरियड का सर फॉर्मूला लिखा हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लोज। तो पेबैक पीरियड को आप मैच कर सकते हो ई के साथ। नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर की पहली ही थ्योरी है जो हम डिस्कस करते हैं, तो आप नेट इनकम अप्रोच को मैच कर सकते हो सी के साथ। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। एडीआर और जीडीआर दोनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आप इसको मैच कर सकते हो आई के साथ जो सामने ही है इसके। और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। तो आप फाइनेंशियल लीवरेज को मैच कर दो एच के साथ। तो फोर्थ मैच द फॉलोइंग सेट जो था उसमें 10 पॉइंट्स गिवन है जिनसे हमें काफी नॉलेज मिलती है। तो अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं जब हम ये चीजें रिवाइज कर रहे हैं तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं, हमें फॉर्मूले भी याद आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छी चीज है। ये आपको कहीं ना कहीं एसएक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चन में तो हेल्प करेगी, साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी यहां पे रिवाइज हो रहे हैं। चलते आगे नेक्स्ट सेट फिफ्थ, दैट इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट
ऑन इट्स वैल्यू ऑफ एसेट। कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी का वैल्यू ऑफ एसेट पे इंपैक्ट नहीं आता। ध्यान देना, वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं लिखा, वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं लिखा। वैल्यू ऑफ बिजनेस लिखते तो मोदी ग्लाइन एंड मिलर होता। वैल्यू ऑफ एसेट पे इंपैक्ट नहीं आता, ये कहा है ग्राहम एंड डॉड ने। तो ये आप मैच कर सकते हो बी के साथ। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ शेयर इज वर्थ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर डिविडेंड रदर देन इट्स अर्निंग। कहते हैं एक शेयर की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस पे, जो कंपनी फ्यूचर डिविडेंड करेगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे, ना कि उसकी अर्निंग पे। अगर हम थ्योरेटिकली पढ़े तो गॉर्डन ने ऐसा कहा है कि जब आपको शेयर की वैल्यू निकालनी हो तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड कैलकुलेट कर लो, वही शेयर की वैल्यू होती है। तो आंसर विल बी ए। आप सेकंड पॉइंट को मैच कर सकते हो ए के साथ। नेक्स्ट थर्ड है डिविडेंड पॉलिसी हैज एन इंपैक्ट ऑन शेयर वैल्यूएशन। यहां पे ध्यान देना, वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं लिखा हुआ, यहां पे शेयर वैल्यू लिखा हुआ है। शेयर वैल्यू मतलब शेयर प्राइस। तो डिविडेंड पॉलिसी हैज एन इंपैक्ट ऑन शेयर प्राइस, तो ये स्टेटमेंट है मोदी ग्लाइन एंड मिलर का। मोदी ग्लाइन एंड मिलर का कहना है कि डिविडेंड पॉलिसी का शेयर के वैल्यू पे तो इंपैक्ट आता है, टोटल बिजनेस की वैल्यू की बात करोगे उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। आप जब P1 कैलकुलेट करते हो, दैट इज वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस पर शेयर, सर वो तो अलग अलग आते हैं, लेकिन जब बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इक्वल आती है। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, यहां पे ध्यान देना है। वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं, शेयर वैल्यू लिखा है। सर शेयर वैल्यू पे तो इंपैक्ट आता है डिविडेंड का एज पर MM, बिजनेस की वैल्यू फर्म की वैल्यू पे इंपैक्ट नहीं आता। और लास्ट है पॉइंट नंबर 4, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर will increase when company declare dividend rather than when it does not। ये कहा है जॉन बर विलियम्स ने कि अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है तो शेयर का प्राइस ज्यादा होता है, इन कंपैरिजन जब वो डिविडेंड पे नहीं करती तब उसका प्राइस कम होता है। ये किसने कहा है? जॉन बर विलियम्स ने कहा है। इसका उल्टा किसने कहा है? उसका उल्टा कहा है मोदी ग्लाइन एंड मिलर ने। आप ध्यान से अगर मोदी ग्लाइन एंड मिलर के P1 के फॉर्मूले देखोगे तो वहां पे ये है कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती तो प्राइस ज्यादा होता है, और डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो प्राइस कम होता है। जाके फॉर्मूले रिवाइज करो, P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस के माइनस में D1। डिविडेंड डिक्लेयर करेगी प्राइस कम, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी प्राइस ज्यादा। लेकिन इसका उल्टा किसने कहा है? जॉन बर विलियम्स ने, कि डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो प्राइस ज्यादा होगा, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी तो प्राइस कम होगा। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है पॉइंट नंबर 5। पहले आप ये 5 मैच द फॉलोइंग एक बार रीड करके देखो, उसके बाद मैं आगे के और कंटिन्यू करता हूं।
नेक्स्ट सिक्स्थ सेट 10 पॉइंट है कॉलम 1 में, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर हमें कोई क्रेडिट फैसिलिटीज अप टू 80% ऑफ बिल वैल्यू की बात करता है? आंसर इज नो। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर का डिस्काउंटेड पेबैक से कोई रिलेशन? आंसर इज नो। कैपिटल स्ट्रक्चर का कैपिटल बस्टिंग से कोई रिलेशन? आंसर इज नो। कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कोई मतलब लगता तो नहीं है। बाउमल मॉडल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्रेडिट फैसिलिटीज हायर देन 80% ऑफ द बिल वैल्यू, सर ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर में एमएम अप्रोच कवर होती है, तो आप 1 को मैच कर सकते हो जी के साथ, एमएम अप्रोच। इसके बाद टंडन कमेटी है। टंडन कमेटी की मैं बात करूं तो टंडन कमेटी हमें परमिसिबल फाइनेंस की बात बताता है, जो कि एच में लिखा हुआ है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो टंडन कमेटी को आप मैच कर सकते हो एच के साथ। कैपिटल बजटिंग, सर कैपिटल बजटिंग का एक टेक्निक है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, तो आप कैपिटल बजटिंग को मैच कर सकते हो बी के साथ। नेट इनकम अप्रोच एक थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो सर आप इसको मैच कर सकते हो जे के साथ। नेट इनकम अप्रोच इज रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को बोलते हैं, जो कि कैपिटल बस्टिंग का एक मेथड है, आप इसको मैच कर सकते हो सी के साथ। कैश इन्वेंट्री, सर बाउमल मॉडल, विलियम जे बाउमल मॉडल है जो हमें कैश इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी चाहिए वो बताता है, तो आप इसको मैच कर सकते हो बाउमल मॉडल ई के साथ। फैक्टरिंग होता है सर, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है फैक्टरिंग, एक होता है फॉरफिटिंग। फैक्टरिंग होता है जिसमें क्रेडिट फैसिलिटी हमें मिल जाती है बिल की वैल्यू का 80%, तो आप फैक्टरिंग को मैच कर सकते हो ए के साथ। अगर वो 80% से ज्यादा हो तो उसको बोला जाता है फॉरफिटिंग, आप इसको मैच कर सकते हो एफ के साथ। क्रेडिट फैसिलिटीज हायर देन 80% ऑफ बिल वैल्यू, 80% तक है तो फैक्टरिंग बोला जाता है, 80% से ज्यादा है फॉरफिटिंग बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, आप मैच कर सकते हो इसको डी के साथ। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए टूल टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट का एक टूल है, तो आप इसको मैच कर सकते हो आई के साथ। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, एमएम अप्रोच, टंडन कमिटी, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, कैपिटल बजटिंग, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट इनकम अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, कैपिटल बस्टिंग, कैश इन्वेंट्री, बाउमल मॉडल, फैक्टरिंग, क्रेडिट फैसिलिटीज अप टू 80% ऑफ बिल वैल्यू, और फॉरफिटिंग, क्रेडिट फैसिलिटीज हायर देन 80% ऑफ बिल वैल्यू। Organization has to be both effective and efficient, and management accounting is a tool to management. नेक्स्ट सेट आपका 7th सेट, कॉलम 1 में लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट द ऑनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी। सर डिबेंचर के साथ ऑनरशिप होती है, वेंचर कैपिटल के साथ, इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ? तो सर सी विल बी द करेक्ट आंसर, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑनरशिप रखते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है इट ऑल्सो ऑनर्स कैपिटल, कहते हैं ये कैपिटल भी ऑनर्स कैपिटल में ही कवर्ड होती है, बट हैज ए मैच्योरिटी पीरियड, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड होता है। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑनर्स इक्विटी जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें कवर तो होती है, लेकिन प्रेफरेंस वालों का एक मैच्योरिटी पीरियड भी होता है जो कि मैक्सिमम 20 ईयर्स हो सकता है, तो डी के साथ आप मैच कर सकते हो। थर्ड कहता है इश्यूड कीपिंग इन व्यू the need and cash flow profile of the company as well as the investor, तो डिबेंचर के साथ आप इसको मैच कर सकते हो ए के साथ, कि ये कंपनी के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कंपनी क्या डिबेंचर वगैरह इश्यू करती है। कैश की नीड होती है तो कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है। और वेंचर कैपिटल एक रिस्की फंड होता है, तो इट इज ए फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग स्पेशली डिजाइन्ड फॉर फंडिंग हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था जब हम एमसीक्यूज कर रहे थे कि सर वेंचर कैपिटल जो है वो हाई रिस्क रखती है, लेकिन वहां पे हाई रिवॉर्ड आने के चांसेस भी होते हैं। तो इट रिप्रेजेंट द ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी रिलेटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इट ऑल्सो ऑनर्स कैपिटल बट हैज ए मैच्योरिटी पीरियड रिलेट्स टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इश्यूड कीपिंग इन व्यू द नीड एंड कैश फ्लो प्रोफाइल ऑफ द कंपनी एज वेल एज द इन्वेस्टर डिबेंचर, and is a form of equity financing especially designed for funding high risk and high reward project
सर वेंचर कैपिटल होता है। नेक्स्ट वन, एट्थ सेट ऑफ मैच द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1 कहता है दिस रेशियो से रिलेटेड है, दिस रेशियो इज द मोस्ट रिगरस टेस्ट ऑफ ए फर्म्स लिक्विडिटी पोजीशन। ये रेशियो आपको लिक्विडिटी पोजीशन बताता है। सर लिक्विडिटी पोजीशन में अगर मैं बात करूं, करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया, सुपर क्विक रेशियो हो गया, डिफेंसिव इंटरवल रेशियो हो गए, ये सब कवर होते हैं। इन केस द रेशियो इज 1, अगर ये रेशियो 1 हो तो इट मींस द फर्म कैन मीट इट्स करंट लायबिलिटी एनी टाइम। अगर आप करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हो तो सर करंट लायबिलिटी डिफेंसिव इंटरवल रेशियो में कवर नहीं होती, तो यहां पे आपका आंसर होगा सुपर क्विक रेशियो। आप सी के साथ इसको मैच कर सकते हो। अगर आपका सुपर क्विक रेशियो 1 है, मतलब आप कभी भी एनी टाइम अपनी करंट लायबिलिटी को मीट कर सकते हो, पे कर सकते हो। सेकंड, द रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स। पहली बात तो ये कि ये रेशियो नंबर ऑफ टाइम्स में इंडिकेट होता है। क्या इंडिकेट करता है? द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस आर कवर्ड बाय इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर इसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्जेस कवर रेशियो। बी के साथ आप मैच कर, वो डी के साथ आप मैच कर सकते हो। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस के कवर को ये इंडिकेट करता है, तो फिक्स्ड चार्जेस कवर रेशियो कहलाता है। थर्ड है दिस रेशियो डिनोट्स द लिक्विडिटी ऑफ ए फर्म। ये भी लिक्विडिटी को इंडिकेट करता है इन रिलेशन टू इट्स एबिलिटी टू मीट प्रोजेक्टेड डेली एक्सपेंडिचर फ्रॉम ऑपरेशन। सर डेली एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो रेशियो हम देखते हैं वो देखते हैं डिफेंसिव इंटरवल रेशियो, जो कि हमें ये बताता है कि हमारे पास जो कैश है उसमें हम कितने दिन तक अपने खर्चों को मीट आउट कर सकते हैं। तो आप थर्ड को मैच कर सकते हो ए के साथ। और फोर्थ है द रेशियो फोकसेस अटेंशन ऑन द जनरल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। सर बिजनेस एंटरप्राइज की जनरली जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है उसको इंडिकेट करता है प्रोप्राइटरी रेशियो। आप फोर्थ को मैच कर सकते हो बी के साथ। तो द रेशियो कौन सा? सुपर क्विक रेशियो। सर सुपर क्विक रेशियो वो है जो अगर 1 हो तो यू कैन से कभी भी हम अपनी करंट लायबिलिटी को मीट कर सकते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस जो होते हैं उसको कवर करने के लिए हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है उसको बोला जाता है फिक्स्ड चार्जेस कवर रेशियो। सर डेली एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए हमारे पास क्या कैश मेंटेन है उसको बोला जाता है डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। और जनरल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको बिजनेस की फाइंड आउट करनी है तो यू कैन यूज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ मैच द फॉलोइंग सेट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट। सर डिविडेंड पे आउट से रिलेटेड अगर आप बात करोगे तो वॉल्टर हो गया, गॉर्डन हो गया, एमएम हो गया, ग्राहम एंड डॉड हो गया, इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिए थे। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट यहां पे अगर आप देखते हो बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, गॉर्डन और ड्यूरांट। तो सर गॉर्डन से ये रिलेट करता है। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट को आप मैच कर सकते हो सी के साथ गॉर्डन। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमें बताया था ड्यूरांड ने। ड्यूरांड ने हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के थ्रू ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बताया। आप सेकंड को मैच कर सकते हो डी के साथ। डीएफएल दैट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो फाइनेंशियल मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इंडिकेट करता है, दैट इज बी। और डीओएल जो है वो बिजनेस रिस्क को इंडिकेट करता है, तो ए। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट गॉर्डन का कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ड्यूरांट का कॉन्सेप्ट है, डीएफएल फाइनेंशियल मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डीओएल बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट 10th मैच द फॉलोइंग डिविडेंड मॉडल्स। और कॉलम 2 में है मोदिग्लाइनी एंड मिलर हाइपोथेसिस। सर इट इज डिविडेंड मॉडल, फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस, इंडिकेटर ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए कंपनी, गॉर्डन मॉडल। सर डिविडेंड मॉडल में गॉर्डन मॉडल भी कवर है और एमएम हाइपोथेसिस भी है। एक बार आगे के देख लेते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं क्या आंसर होगा। थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में भी एमएम हाइपोथेसिस है,
बाकी कोई सा नहीं है। इसका मतलब जो सेकंड है उसके लिए ए आएगा, क्योंकि डिविडेंड मॉडल तो एमएम ने भी दिया, गॉर्डन ने भी दिया, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरी जो है वो गॉर्डन ने नहीं दी, एमएम ने ही दी है। तो डिविडेंड मॉडल को आप मैच कर सकते हो डी के साथ, दैट इज गॉर्डन मॉडल। फैक्टरिंग जो है फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस होती है, बी के साथ आप मैच कर सकते हो। और लिक्विड रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए कंपनी, तो लिक्विड रेशियो को आप सी के साथ मैच कर सकते हो। तो सिंपल है, मैच द फॉलोइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आप देख पा रहे होंगे सर काफी इजी है। अगर हमने पूरा का पूरा एफएम पढ़ने के बाद यहां पे आए हैं तो हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 11th मैच द फॉलोइंग सेट। गॉर्डन मॉडल, एक्टिविटी रेशियो से गॉर्डन का कोई रिलेशन नहीं है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी एज गॉर्डन का मेरे हिसाब से कोई रिलेशन नहीं है। आईआरआर में भी गॉर्डन ने कुछ नहीं कहा। रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर वैल्यू, यस सर जब हम डिविडेंड मॉडल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं दो तरीके की थ्योरीज होती है, रेलिवेंस थ्योरी एंड इररेलेवेंस थ्योरी, और रेलिवेंस थ्योरी में गॉर्डन मॉडल भी कवर होता है। तो आप 1 को मैच कर सकते हो डी के साथ। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में, सी के साथ आप मैच कर सकते हो। कैरिंग कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, आप बी के साथ मैच कर सकते हो। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सर एक एक्टिविटी रेशियो में कवर होता है, आप इसको ए के साथ मैच कर सकते हो। तो गॉर्डन मॉडल रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर वैल्यू को प्रेफर करते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में यूज होता है। कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज होता है। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी रेशियो, इज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी रेशियो। नेक्स्ट 12th सेट, पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल बस्टिंग इज, इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? रिप्रेजेंट ए रिस्की सिचुएशन, में अफेक्ट द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ए टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सर कैपिटल बस्टिंग में रिस्क और अनसर्टेनिटी एनालाइज की जाती है, क्योंकि जितने भी कैश फ्लोज आप कंसीडर करते हो वो सारे के सारे फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं, और फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है और रिस्की है। तो आप 1 को मैच कर सकते हो डी के साथ। हाई ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज, अगर ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज हाई है तो सर लेवरेज जो है रिस्क को इंडिकेट करता है, तो इट रिप्रेजेंट ए रिस्की सिचुएशन। सेकंड को आप मैच कर सकते हो ए के साथ। नेक्स्ट, एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी में अफेक्ट द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर आप एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी रखते हो कि भाई हम इतना डिविडेंड देंगे ही देंगे, तो वो आपके वर्किंग कैपिटल को इंपैक्ट करेगा, बी। और फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम वहां पे एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो आप मैच कर सकते हो 4 को सी के साथ। 4 को आप मैच कर सकते हो सी के साथ। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल बस्टिंग इज द एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हाई ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज रिप्रेजेंट ए रिस्की सिचुएशन। A consistent dividend policy may affect the size of working capital, and fund flow statement is a tool for analysis of financial statement. और लास्ट जो हमें 13th सेट गिवन है वो भी 4 पॉइंट में है। पहला है डिफेंसिव इंटरवल रेशियो, सर अभी अभी आया था, डेली जो रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेंडिचर मीट करने की, उसके लिए जो लिक्विडिटी मेजर की जाती है उसके लिए हम डिफेंसिव इंटरवल रेशियो निकालते हैं। पहला है एक्सपोर्टर relinquishes द राइट टू ए रिसीवेबल ड्यू इन फ्यूचर फॉर इमीडिएट कैश पेमेंट, सर ये तो होता है फैक्टरिंग या फॉरफिटिंग में। 2 कंट्रोल लिमिट्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग बैलेंसेज, सर लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट स्टोकास्टिक मॉडल में होता है, मिलरर मॉडल में होता है। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ सिक्योरिटी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सीएपीएम में होता है। हाँ, डी को आप मैच कर सकते हो डिफेंसिव इंटरवल रेशियो के साथ। लिक्विडिटी ऑफ ए फर्म in relation to its ability to meet daily operating expenditure, तो 1 को आप मैच कर सकते हो डी के साथ। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ सिक्योरिटीज बताता है हमें, 2 को आप मैच कर सकते हो सी के साथ। फॉरफिटिंग में एक्सपोर्टर relinquishes द राइट टू ए रिसीवेबल ड्यू इन फ्यूचर, जो पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है उसको हम इमीडिएट ले लेते हैं और अपना जो राइट होता है वो छोड़ देते हैं, दैट इज ए के साथ आप मैच कर सकते हो फॉरफिटिंग को। और मिलरर
मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट, सर दो कंट्रोल लिमिट होती है, स्टोकास्टिक मॉडल होता है ये, लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट सेट की जाती है। 4 को आप मैच कर सकते हो बी के साथ। तो डिफेंसिव इंटरवल रेशियो लिक्विडिटी ऑफ ए फर्म इन रिलेशन टू इट्स एबिलिटी टू मीट डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करता है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ सिक्योरिटी इंडिकेट करता है। फॉरफिटिंग में एक्सपोर्टर रेलिंक्विश कर देता है द राइट टू ए रिसीवेबल ड्यू इन फ्यूचर फॉर इमीडिएट कैश पेमेंट, तुरंत पैसा लेने के लिए। और मिलर एंड और मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट में दो कंट्रोल लिमिट सेट की जाती है, लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट। तो ये जो मैंने 6 से लेकर 13 तक आपको सेट करवाए हैं, ये भी आप एक बार रीड करके देख लीजिए। दीज आर द 13 सेट्स ऑफ मैच द फॉलोइंग, जिसमें से आप अपने एग्जाम में एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इन पॉइंट से रिलेटेड, या मैं कहूं तो जो हमारे एग्जाम में एसए आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें आप मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मे भी उसमें 2-3 आपको मैच द फॉलोइंग दे दिए जाए, अकॉर्डिंगली आप उनको लिखना पड़ेगा कि 1 के साथ ये मैच होगा, 2 के साथ ये मैच होगा। इनको आप एक बार रीड करके देख लीजिए।
तो दीज आर आवर 13 सेट्स ऑफ मैच द फॉलोइंग। इसके बाद रहते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रू फॉल्स। सर कितने ट्रू फॉल्स गिवन है यहां पे? तो यहां पे गिवन है काफी सारे ट्रू फॉल्स, 79 ट्रू फॉल्स यहां पे गिवन है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट होगा 79 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ट्रू फॉल्स डिस्कशन। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।